अस्सलाम वालेकुम। कैफ सेवन कंपनी लॉ हम चैप्टर 11 हमारा डिस्कस कर रहे हैं। हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें हमने सीएफओ की डेफिनेशन भी कल देखी है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी बात की है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मुराद है। ये हमने कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया लिया है। इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह क्या हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो किस तरह अपने अपने पास रखने हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। तो आज हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो जो है हमें पता लग गया है क्या होती हैं। अब इनके लिए कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है। कंपनीज एक्ट 2017 क्या कहता है कि आपने बनानी कब है, और क्या सबका ऑडिट करवाना लाजमी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या नहीं, और आपने कितने टाइम में जो है इसको प्रिपेयर करना है, किसकी जिम्मेदारी है ऑथेंटिकेट करने की, अप्रूव करने की, ये सारी बातें आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रा डेफिनेशन को दोबारा एक बार क्विकली बातें अगर कर लें तो वही है जो आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। देन आपकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, या अगर दूसरी एनजीओ है, कोई एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट आ जाती है। देन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है, नोट्स होते हैं, एक्सप्लेनेटरी नोट्स इनके, और कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, या इसके अलावा कमीशन अगर किसी चीज़ को कह दे तो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बन सकती है। ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट की बात की जाए, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी, एवरी कंपनी का मतलब हर कंपनी, इसमें हर तरह की कंपनी आ जाती है। ठीक है जी। आपकी लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आपकी जो पब्लिक हैं, चाहे वो लिस्टेड अनलिस्टेड हैं, प्राइवेट हैं, चाहे वो एसएमसी है, चाहे वो प्राइवेट है, एसएमसी भी इवन आती है कि उसने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बनानी है। द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी मतलब है कि डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी मस्ट ले बिफोर द कंपनी इन एजीएम। एजीएम के अंदर वो रखते हैं भाई। हम याद है हमने जब एजीएम पढ़ी थी तो हमने कहा था उसमें कुछ स्पेशल बिजनेसेस होते हैं, कुछ जनरल बिजनेसेस होते हैं। तो जनरल बिजनेस के अंदर हमने पढ़े हुए हैं कि अगर ये बिजनेसेस हैं तो ये जनरल है, इसके अलावा कुछ भी अगर डिस्कस हो रहा है दैट इज अ स्पेशल बिजनेस। तो हमने एक बात की थी, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, कंसिडर करना मतलब उनको देखना, उनको डिस्कस करना, तो इसका मतलब है कि एजीएम के अंदर ये चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा जी। ये हो गया। वो कह रहे हैं द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी मस्ट ले बिफोर द कंपनी इन एजीएम इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पीरियड इन द केस ऑफ फर्स्ट सच स्टेटमेंट्स। अगर तो फर्स्ट हैं, पहली बार जिंदगी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है कंपनी की, तो सिंस द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, जब से कंपनी बनी है तब से लेकर, एंड इन एनी अदर केस सिंस द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आगे आपने बनानी है, मेड अप टू द डेट ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर अडॉप्टेड बाय द कंपनी। मिसाल के तौर पे गला यार थोड़ा डिस्टर्ब है मेरा, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप ये कह लेंगे कंपनी है वो बनी है जी 3 मार्च 2024 को, इनकॉर्पोरेशन है जी उसकी। ठीक है, अच्छा उसने अब जो फर्स्ट एफ एस बनानी है, मिसाल लेट से कि उसका जो फाइनेंशियल ईयर उसने चूज़ किया है ना, ये जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तब आप फाइनेंशियल ईयर इसका चूज़ करते हैं कि आप कौन सा रखना चाहते हैं एससीपी पे जब आप कंपनी बना रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और भी मैंने आपको बताना था कि पहले मेरा एक तो प्लान है कि ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर दी जाए उसकी, और सेकंड कुछ मतलब एक आइडिया आया कि इधर फिज़िकली भी अगर कोई सीखना चाह रहा है कंपनी रजिस्टर करना, या जैसे वो टैक्स का था, एनटीएन है या पार्टनरशिप फर्म है, तो वो फर्म में भी आके सीख सकते हैं। तो मैं एक वो भी प्लान कर रहा हूँ कि कोई डे उसका हम रख लेते हैं, लाइक यू नो सैटरडे, कि जिस दिन ये मैनेज किया जा सके तो आप लोग यहाँ पे भी आके वो कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सिखा दूँगा, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ऑब्वियसली जैसे सारे डिसाइड करेंगे उसी तरह ही है। अच्छा, लेट्स से अगर फाइनेंशियल ईयर आपने रखा हुआ है अपना जून का, मतलब 23 जून है। ठीक है, अच्छा तो भाई 3 मार्च 2024 को कंपनी बनी है, फर्स्ट एफएस जो इसने बनानी है ना, सिंस इनकॉर्पोरेशन मतलब है कि 3 मार्च से लेकर, सिंस 3 मार्च टू क्या बनागा, ये लेट से 23 की कर दें। ठीक है, टू 30 जून 2023। ठीक है, ये पहली बनेगी। अच्छा, अब ये जो सेकंड बनेगी है उसके बाद जो भी आइंदा वाली बनती रहेंगी एफएस, अब सेकंड वाली उसकी कब से स्टार्ट होगी, अब तो जून 24 भी हो गया ना, तो फर्स्ट एफएस 1 जुलाई 2024, उसने कहा ना कि पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद से स्टार्ट करेंगे। 1 जुलाई 2024 से लेकर 2023 से लेकर सॉरी 30 जून 2024 तक। ठीक है, ये दूसरी बनेगी। अब अगर थर्ड की बात की है तो लॉजिकल सी बात है, सिंपल, वो क्या बनेगी, 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जून 2025, ये उसके लिए जिसका फाइनेंशियल ईयर ये जून 30 वाला है। ठीक है, ये उसके लिए
जिनका डिफरेंट ऑब्वियसली उनका उस हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कोई भी आप रख सकते हैं। जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एससीसीपी का पोर्टल आपको अलाउ करता है, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस में तो वो कोई भी डाल देता है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग 4 होते हैं, वही क्वार्टर्स जो आपके चल रहे होते हैं कैलेंडर ईयर वाले। मतलब है कि दिसंबर ईयर एंड हो सकता है फाइनेंशियल ईयर, आपका सितंबर ईयर एंड हो सकता है, आपका जून ईयर एंड हो सकता है, और मार्च ईयर एंड हो सकता है। ये 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि आप इनमें से कोई चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, भाई आगे बात समझ के हर कंपनी ने बनानी है टाइम लिमिट कब। उसने ये तो कह लिया कि एजीएम के अंदर आपने रखनी है, लेकिन भाई कब तक रखनी है, तो ये तो लॉजिकल सी बात है, जब एजीएम होती है। एजीएम ईजीएम के अंदर नहीं रखनी, हमने रखनी है एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो भाई एनुअल जनरल मीटिंग तो हमें ऑलरेडी पता है कब होती है, कब होती है बताएं जरा। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब होती है? कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के 16 मंथ्स के अंदर अंदर, ऐसी है 16 मंथ्स के अंदर अंदर जब फर्स्ट एजीएम होगी, आपने भाई ये बना के दे देनी है फाइनेंशियल, उसी के अंदर ही रखनी है, अलग से क्वेश्चन होने लगा। बात आ रही है समझ, ये एजीएम का पार्ट ही होता है, ये याद रखने के लिए भी आपको बड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, लेकिन क्योंकि आपको याद है ना कि एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी के लिए एजीएम लाजमी नहीं है, लेकिन ये वाली चीज़ फिर भी लाजमी है उसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना फिर भी लाजमी है, एजीएम लाजमी नहीं। इसका मतलब कि वैसे भी मिलके कर सकते हैं, मिलना क्या है, एक ही डायरेक्टर होता है, एक ही मेंबर होता है, वो आके खुद ही उस पर साइन शाइन कर देता है। अच्छा तो भाई पहली एजीएम इनकॉर्पोरेशन के 16 मंथ्स के अंदर अंदर होनी है, जब भी होगी आपने ये कर देना है। सब्सिक्वेंट एजीएम उसके बाद वाली कब होती हैं आपको पता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 120 दिन के अंदर अंदर, और साथ साथ कैलेंडर ईयर का भी आपने ख्याल रखना होता है कि हर कैलेंडर ईयर में एक बार हो रही हो। तो सर यही उसने लिखा हुआ है, वो क्या कह रहा था, फर्स्ट एफएस मस्ट बी लेड एट सम डेट नॉट लेटर देन 16 months after the date of the incorporation of the company and subsequently once at least in every calendar year, ठीक है जी। उसके बाद आपने हर कैलेंडर ईयर में कम से कम एक बार, लेकिन कैलेंडर ईयर के साथ उसने नीचे वाली लाइन भी डाल दी है, वही सारा कुछ है जी वाला। द एफएस मस्ट बी लेड विद इन अ पीरियड ऑफ 120 days फॉलोइंग द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। हाउ इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है भाई तो और अगर लिस्टेड कंपनी के लिए कमीशन इजाजत दे सकता है एक्सटेंशन की 30 डेज की, और अगर रजिस्ट्रार दूसरी कंपनीज है उनके केस में रजिस्ट्रार एक्सटेंशन दे सकता है 30 डेज की। ये एग्जैक्ट वो एजीएम वाली चीजें हैं, एजीएम के अंदर भी हमने यही बातें पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट एजीएम आपने करनी है विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सब्सिक्वेंट एजीएम्स आपने करनी होती है वंस इन अ कैलेंडर ईयर एंड विद इन 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, सही ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर हम वहां पर भी हमने कहा था कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो अपनी एजीएम के लिए 30 डेज की एक्सटेंशन ले सकती है, लेकिन कमीशन से लेगी, और अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है कोई भी हो तो वो भी एक्सटेंशन ले सकती है एजीएम की, लेकिन वो रजिस्ट्रार से लेगी, 30 डेज तक की मैक्सिमम मिल सकती है, ठीक है। यहां पर भी वही बात है, उसने कहा कि भाई अगर एफएस है तो उनकी भी आपको इसी तरह एक्सटेंशन मिल सकती है, ओके। क्योंकि बातों का लिंक आप दोनों का देखें ना, बेशक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक अलग चीज तो है, लेकिन ये डिस्कस कहाँ पे हो रही है, एजीएम के अंदर, तो भाई फिर एजीएम वाली चीजें भी लगेंगी ना इस पे। ड्यूरेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अच्छा फाइनेंशियल ईयर से क्या मुराद है, वो कहते हैं द पीरियड टू विच द स्टेटमेंट्स अफोरसाइड रिलेट नॉट बीइंग द फर्स्ट शैल नॉट एक्सीड 1 year एक्सेप्ट वेयर स्पेशल परमिशन ऑफ द रजिस्टर हैज बीन ऑब्टेन्ड, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई ये जो फाइनेंशियल ईयर है ना, ये जो साल है, ये एक साल एक कैलेंडर ईयर 12 महीनों से बड़ा नहीं होना चाहिए। मिसाल तौर पे आप 1 जुलाई टू 30 जून 12 महीने हैं, ये 12 महीने हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि 12 माह से बड़ा नहीं हो सकता, 15 महीने 18 महीने का नहीं आप कर सकते सॉरी, अनलेस अनलेस आपने किसी रीजन की वजह से रजिस्ट्रार से इजाजत ली हो कि सर हमें एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है अपना फाइनेंशियल ईयर किसी एक साल के लिए। मिसाल तौर पे हो सकता है ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो दूसरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कुछ और हो, ठीक है। वो कह रही हो कि भाई आप अपना भी हमारे मुताबिक बनाएं, ठीक है, इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम से कम, ताकि हम कंपेयर कर सकें अपने टाइम के साथ। तो हो सकता है कि आप रजिस्ट्रार से परमिशन फिर वहाँ पे लें रिक्वेस्ट करके, अदरवाइज आपका 12 मंथ्स का भाई फाइनेंशियल ईयर होगा, ओके जी। अच्छा, ऑडिट, ऑडिट की बात आई, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी ऑडिटेड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड देयरटू। ये बात उसने कर दी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने ऑडिट करवाना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हर तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, हर कंपनी ने क्या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो देखते हैं, वो कहते हैं द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी, एक ऐसी प्राइवेट कंपनी having the paid up capital not exceeding ₹1 million or such higher amount paid up capital as may be notified by the commission। अच्छा, ये जो रिक्वायरमेंट ये लाइन लिख रहे हैं ना, वैसे तो ये चेंज हो चुकी है, लेकिन बस यहाँ पे यही है तो हम यही पढ़ेंगे। चेंज होकर हुआ क्या है वो फिर मैं आपको नहीं बता रहा, कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो यही देख लेते हैं।
वो कहता है कि भाई हर कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना है, लेकिन ऐसी कंपनीज जो प्राइवेट कंपनी है, जो कि प्राइवेट कंपनी है और उनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है। अब प्राइवेट में आपको पता है ना, प्राइवेट भी आती है सिंगल मेंबर कंपनी, दोनों उनकी बात हो रही है। इसका मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने हर सूरत करवाना, चाहे उसका 100 रुपये का पेड अप कैपिटल हो, ठीक है, उसने फिर भी करवाना है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन रुपीज से कम है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड। ओके, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, करवा लें तो अच्छी बात है। अब अच्छी बात कौन करता है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, डिस्पैच टू मेंबर्स, डिस्पैच टू मेंबर्स। अब भाई देखें, बात लॉजिकल सी बातें सारी, कोई इसमें ऐसी है नहीं कि समझना है, प्रोसेस हमें पता है सारा। हमें पता है कि एजीएम होती है, एजीएम से 21 दिन पहले आप नोटिस भिजवाते हैं। नोटिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपने वो सारी बातें लिख देनी होती है, अगर हमने ये फलां 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 चीज़ें डिस्कस करनी है, ठीक है, तो आप थोड़ा ज़हनी तौर पर तैयार होकर आइएगा भाईजान। ये हम नोटिस भिजवाते हैं मेंबर्स को। तो भाई जब नोटिस में हम एजेंडा लिख रहे होंगे कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करनी है, तो मेंबर को कहेंगे नहीं कि भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ तो सही ना, डिस्कस क्या करना है। ये ना हो गया जैसे नेशनल असेंबली के अंदर होता है कि बस वो कानून ऑर्डर आया था किसी जगह से कि यार ये कानून पास करना है आपने, इतना बजट चाहिए हमें, इतनी फलां चीज़ हमें चाहिए, और वो उन्होंने जो बैठे होते हैं उन्होंने ना कुछ पढ़ना है ना कुछ, और बस आके वोट दे के कर देना होता है। ऐसे तो नहीं है, आपने भाई पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी भी तो है ना उनको, ताकि वो लोग उसको स्टडी करें, फिर उसके ऊपर उसको कंसिडर करना है, उसके ऊपर बात हो, ठीक है। इसलिए भाई एजीएम का नोटिस कितने दिन पहले जाता है, मिनिमम 21 दिन पहले, सही है। 21 दिन पहले भाई आपका नोटिस जाता है एजीएम का। अब उसी एजीएम के नोटिस के साथ आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी भिजवा देनी होती है लॉजिकली, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो एजीएम के साथ साथ वो यहाँ पे वो एफएस की बात करें, तो उसने उस एंगल से सिर्फ लिख दिया है कि भाई एफएस आपने 21 दिन पहले कम से कम एजीएम से भिजवानी, लेकिन आपको उसका लॉजिक पता लग गया, तो इसलिए भिजवानी है क्योंकि वो नोटिस हो जाता है 21 दिन पहले, ठीक है। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने भिजवानी है, उसके साथ आपने ऑल्टर रिपोर्ट भी लगानी है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एक होती है, वो हर कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं हो, आगे देख लेंगे, तो जिनके लिए रिक्वायर्ड है उन्होंने वो भी लगानी है। और लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं उन्होंने चेयरमैन रिव्यू भी देना होता है, चेयरमैन ऑफ बोर्ड जो है, क्योंकि उसके लिए लाजमी भी है, उसने एक रिव्यू अपना लिखना होता है कि पूरे साल के अंदर डायरेक्टर्स ने किस तरह का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किस तरह का परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये खैर चीज़ें उन्होंने भाई भेज देनी है किसको, हर बंदा जिसको मीटिंग का नोटिस मिलना है, किसको मिलना होता है, हमने पढ़ा हुआ है पीछे, एजीएम का नोटिस किस किस को जाना चाहिए, पढ़ा हुआ है ना, बातें लिंक्ड हैं, वो भूल गए, इसका कोई फायदा नहीं याद रखने का, ठीक, बात आ रही समझ। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि मेंबर्स को जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि डायरेक्टर्स को भी जाता है नोटिस, आप भी अटेंड करें। फिर ऐसे क्राइटेरिया जिनके साथ आपकी अरेंजमेंट है कोई, उनको भी जाता है, आपके ऑडिटर को भी जाता है नोटिस अगर है तो, ठीक है। तो ये खैर सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि सबको आपने भेज देना है, चाहे बाई पोस्ट भेजें चाहे इलेक्ट्रॉनिकली भेजें, 21 दिन पहले भेजना है जी। ओके जी, अब आगे बात आई कॉपी एट रजिस्टर्ड ऑफिस। जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी आपकी वहाँ पर भी पड़ी होनी चाहिए कि मेंबर्स कभी भी उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, फाइलिंग टू अथॉरिटीज़ बाय लिस्टेड कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी, ये अच्छा अभी ना एजीएम कंडक्ट नहीं हुई, अभी एजीएम से पहले की बातें चल रही हैं, ऐसी है ना। एजीएम से 21 दिन पहले चला गया नोटिस, एक कॉपी रखवा दी रजिस्टर्ड ऑफिस में, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसने जब मेंबर्स वगैरह को भिजवानी है रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है, साथ साथ ही उसने एक और काम भी करना, क्या करना, लिस्टेड कंपनी शैल साइमल्टेनियसली विद द डिस्पैच टू मेंबर्स सेंड बाय पोस्ट 3 कॉपीज, एंड मतलब है कि हार्ड कॉपीज जो हैं प्रिंटेड फॉर्म में 3 कॉपीज, एंड इलेक्ट्रॉनिकली ऑब्वियसली 1 कॉपी ऑफ सच एफएस टुगेदर विद द सेट रिपोर्ट। सेट रिपोर्ट से मतलब यही ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू वगैरह, टू ईच ऑफ कमीशन रजिस्ट्रार एंड द सिक्योरिटी एक्सचेंज, एंड शैल ऑल्सो पोस्ट द सेम ऑन द कंपनीज वेबसाइट। द रिपोर्ट शैल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी फॉर अ टाइम पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड। अच्छा बात जरा समझ लें, उसने कहा कि भैया 21 दिन पहले आपने अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑडिट रिपोर्ट है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, चेयरमैन रिव्यू है, जो मतलब एप्लीकेबल आपके ऊपर, आपने वो अपने मेंबर्स को और वो तमाम लोग जो मीटिंग अटेंड करने के लिए इंटाइटल्ड है उनको आपने फॉरवर्ड करवा दी, डिस्पैच करवा दी। अच्छा फिर वो कहता है कि यार एक प्रिंटेड कॉपी, एक हार्ड कॉपी आप ऑफिस में भी रख लें, रजिस्टर ऑफिस में। फिर वो कहता है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी है ना, तो सर फिर आपने 3 हार्ड कॉपीज और इलेक्ट्रॉनिकली एक, वो तो एक ही होगी ना, मतलब सेम ही, 3 हार्ड कॉपीज प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिकली 1 कॉपी आपने कमीशन में भी भिजवानी है, ठीक है। आपने स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटी एक्सचेंज से मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे भी रखवानी है, रजिस्ट्रार के पास भी रखवानी है, और 1 कॉपी ऑब्वियसली आपने अपनी जो इलेक्ट्रॉनिकली होगी वो कहाँ पे, वेबसाइट पर भी अपलोड कर देनी है। ये कितने टाइम तक वेबसाइट पे अपलोड रहेगी ये वो कहते हैं कमीशन बता देगा, ठीक है। तो भाई ये आपका सिलसिला हो जाएगा।
बात आई है समझ। अब देखें, ये तो भी बात होगी ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्पैच करेंगी। अब अगली बात आएगी जब एजीएम होगी उस वक्त क्या होगा। तो उसने कहा कि अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ एफएस। अप्रूवल का मतलब है कि इसको अप्रूव कर दिया गया है, ठीक है, कि मान लिया है, इसको रेटिफाई कर दिया है। और जो दूसरा है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेट से मुराद है कि क्या इसके ऊपर किया जाए, किसके साइन हो कि इसको ऑथेंटिक माना जाए, इसको करेक्ट माना जाए, इसको सही माना जाए, ठीक है। तो ये भाई बात अभी देख लेते हैं। मैनर ऑफ ऑथेंटिकेशन, दी एफएस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड भाई अप्रूव करता है, बोर्ड, सही है। मेंबर्स जो होते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव नहीं करते, उसको डिस्कस करते हैं। जाहिर है बोर्ड के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि फलां चीज़ है, ये सही नहीं है, इसमें नज़र नहीं आ रही, इस तरह ट्रू एंड फेयर नहीं लग रहा, ये फलां डिस्क्लोजर क्या है, वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अप्रूवल जो होता है ना, वो किसने देना होता है, बोर्ड ने देना होता है। ओके, अच्छा, वो कहते हैं मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड बाय द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर। ठीक है, अप्रूवल कौन देता है भाई, बोर्ड देता है। लेकिन उसका अगर बात की जाए यहाँ पर, एफएस एक हो गया अप्रूवल और एक होगी ऑथेंटिकेशन। भाई गल आ रही समझ नहीं। अप्रूवल से मुराद क्या है कि हाँ भाई यही फाइनल है, एग्री हो गए उसके ऊपर। अप्रूवल हर केस में किसने देना होता है, बोर्ड ने। ऑथेंटिकेशन से मुराद के ऊपर साइन शाइन करके उसको ओरिजिनल कॉपी बना देना, मतलब कि तो ऑथेंटिकेशन के लिए सर दो चीज़ें हैं। एक है लिस्टेड कंपनीज के लिए अलग है और अदर्स के लिए अलग है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के लिए बल्कि इसका पहले आ जाए, अदर्स के लिए क्या है कि सीईओ प्लस वन डायरेक्टर, एक डायरेक्टर और सीईओ इसके ऊपर साइन कर देंगे। आप लोगों के पास एनुअल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, वो खोलें ज़रा, देखिएगा। वो मैंने कहा था कि वो करनी है, तो वो देखना ज़रा उसमें फिर किस तरह हुई है, ठीक है। एक सीईओ तो होता ही है, और एक डायरेक्टर करेगा। सीईओ अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, फिर इसकी जगह पर भी एक डायरेक्टर आ जाएगा। ओके भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सर सीईओ प्लस वन डायरेक्टर, ये बात तो वही होगी, प्लस सीएफओ। सीएफओ साहब भी करते हैं, तीन लोग, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के लिए सीएफओ होना लाजमी है, उसने लाजमी रखना है। तो भाई ये तीन लोग इसके अंदर करेंगे। और इस केस में भी सेम है कि अगर सीईओ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे भी एक और कोई डायरेक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों के पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद हैं वो ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी है, वो आपने स्टॉक मार्केट से डाउनलोड किए हैं। उसमें जाकर जरा देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर साइन जो आ रहे हैं, क्या वो इन तीन लोगों के आ रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लिस्टेड के अलावा कोई है तो भाई उसके लिए सीईओ और एक डायरेक्टर ने करने होते हैं, सिंपल, ठीक है। ये उसने लिख दिया कि सीईओ नॉट इन पाकिस्तान, तो भाई फिर ये आपने कर देना है। एफिडेविट बाय सर्टन प्राइवेट कंपनी, एफिडेविट से मिला के तो हल्फनामा एक दे देना। वो कहता है कुछ प्राइवेट कंपनीज हल्फनामा या एक एफिडेविट भी देंगी। क्या एफिडेविट है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी हैविंग अ पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन। ऐसी कंपनीज, प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, मतलब कि ऐसी कंपनी जिन्होंने ऑडिट नहीं करवाया हुआ। बेसिकली वो कह रहा है कि ऐसी कंपनी जिन्होंने ऑडिट नहीं करवाया हुआ, वो क्या करेंगी, दी वो एक एफिडेविट देंगी। दी एफएस शैल बी accompanied by, उसके साथ एक लगा होगा एफिडेविट, एग्जीक्यूटेड बाय दोज हु साइंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जीक्यूटेड से मुराद क्या है कि भाई किन की तरफ से ये एफिडेविट होगा, ये भाई उनकी तरफ से होगा जिन्होंने ये किए। क्या इस केस में की बात कर रहा है, नहीं सर, क्योंकि उसने कहा सिर्फ प्राइवेट कंपनी जो पेड अप कैपिटल, तो वो इसमें आ सकती है। अदर्स में दूसरी भी आती हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन है कि शायद हो वो, ठीक है। तो भाई सीईओ प्लस डायरेक्टर ऑब्वियसली बंदा होगा। उन्होंने एक एफिडेविट अपनी तरफ से देना है, दैट द एफएस हैव बीन अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। वो ये भी एक देंगे सारा एफिडेविट कि हमने अप्रूव भी किया। लॉजिकली सोचा जाए तो भाई जब साइन जो हो गए तो अप्रूव्ड ही है ना। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि यार आप ऑडिट भी नहीं करवाते, कम से कम कुछ तो आपके लिए मुश्किल डालें, तो आप एक एफिडेविट जो है वो जमा करवा दें कि दी अप्रूव्ड है। बात आ रही है समझ, हालांकि अप्रूव्ड बाकियों के लिए भी तो है ना, तो इन्होंने भी अप्रूव की होंगी, तो इसी के बाद साइन किया। लेकिन इनको उन्होंने थोड़ा एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया कि भाई आप ऑडिट तो नहीं करवाते, जो लंबा चौड़ा काम है, लेकिन आप कम से कम ये तो करें ना कि आप एक एफिडेविट दे दें कि हमारा अप्रूवल हो गया था। ओके, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए उसने कहा एफएस ओवर सिंगल मेंबर कंपनी शैल बी साइंड बाय वन डायरेक्टर। तो ऑब्वियसली भाई वन डायरेक्टर नहीं करना जब उसका है ही एक है, ठीक है। अब आगे बात आ गई अच्छा, यहाँ पहले हमने पढ़ा कि एजीएम से पहले आपने क्या करना है, फिर हमने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूवल किस तरह होना है, ठीक है। अब बात आ गई कि अप्रूवल तो हो गया, फाइल कैसे करना है। फाइल से मुराद है कि अप्रूव्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने अथॉरिटीज को कैसे जमा करवानी है, उसकी बात होने लगी है, ठीक है। पहले अप्रूव्ड नहीं थी, पहले ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थी, वो हमने जमा करवाई,
ठीक है, वो भी हमने सिर्फ लिस्टेड कंपनी थी उसने अथॉरिटीज़ को जमा करवाई, अदर देन लिस्टेड ने सिंपल क्या किया, उसने भाई अपने मेंबर्स वगैरह को भेजी बस, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या सीन है, रिक्वायरमेंट आफ्टर द ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन लेड बिफोर द कंपनी एट द एजीएम एंड ड्यूली अडॉप्टेड अ कंपनी ऑफ सच अ कॉपी ऑफ सच एफएस टुगेदर विद द रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड ड्यूली साइंड शैल बी फाइल्ड बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार। वो कहता है कि भाई जब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएं तो वो फिर आपने जमा करवा देनी है, किसको, रजिस्ट्रार को करवा देनी है, ठीक है। उसके ऊपर वो ड्यूली अडॉप्टेड वगैरह से मुराद है, ड्यूली साइंड से मुराद क्या है, अडॉप्टेड से मुराद है कि मेंबर्स ने अडॉप्ट कर लिया, मेंबर्स ने ओके कर दिया, मान लिया उसको कि हाँ भाई ठीक है सही है। और अप्रूवल क्या होता है कि बोर्ड ने अप्रूव की है, बोर्ड ने एग्री किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, और ऑथेंटिकेशन क्या है कि ये बंदों ने उसके ऊपर साइन करके उसको ओरिजिनल करार दे दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात गौर करें, उसने क्या आफ्टर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन लेड, लॉजिकल एक मतलब कनेक्शन निकलने का बात का, वो कह रहा है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एजीएम में अप्रूव हो जाएगी तो इसका मतलब है कि अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने की, फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑडिटेड की है, ठीक है। अभी आगे उसका एक और भी आपको मिल जाएगा कि क्या हर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, कहता है कि कितनी देर में करवाना है भाई, अगर तो आपकी लिस्टेड कंपनी है तो 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने जमा करवा देनी है, मतलब कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव हो चुकी होंगी तो साइन होगी उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपने जमा करवा देनी है उस मीटिंग से, और अगर अदर देन लिस्टेड है तो 15 दिन के अंदर जमा करवानी है। When members do not adopt financial statement, अगर members financial statements को अडॉप्ट नहीं करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अच्छा देखें वर्ड्स बड़े जरूरी हैं, टेक्निकल वर्ड्स, उसने यहाँ पे ये लिखा कि when members do not approve, अप्रूव तो उनका काम ही नहीं है, अप्रूवल काम किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। मेंबर्स का काम क्या है, एडॉप्शन, एडॉप्शन से मुराद है हाँ भाई हम एग्री कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, हम इनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दिस इज एडॉप्शन, ठीक है। तो मेंबर्स ने ऑब्वियसली अडॉप्ट तो करना है। कहते हैं अगर मेंबर्स अडॉप्ट नहीं करते उस मीटिंग के अंदर किसी वजह से, मेंबर्स कहते हैं कि नहीं यार फलां चीज़ के ऊपर भाई हमें मजीद थोड़ा टाइम दे, हमने सोचना है, डिस्कस करना है, मीटिंग एडजर्न हो जाती है या कुछ इस तरह हो जाता है, और वो सीन आपका 15 दिन वाला भी है तो 30 दिन के अंदर जमा भी करवानी, जो लेट हो रहा है वो कह रहा है भाई फिर भी आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ड्राफ्ट वही आपने जमा करवा देनी है रजिस्ट्रार को, लेकिन साथ बता देना है कि भाईजान अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं की गई, ठीक है जी। तो क्या कहता है, इफ द जनरल मीटिंग बिफोर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज लेड डज नॉट अडॉप्ट द सेम और डेफर्स कंसिडरेशन, डेफर का मतलब है कि भाई एक तो है ना कि उसने रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं अडॉप्ट कर रहे भाई, आपने प्रूव करना कर ले, हम इसको मानेंगे नहीं, ठीक है। या वो कहता है कि उसने एडजर्न कर दिया, कंसिडरेशन उसको कंसिडर करना, उसको देखना, पढ़ना, स्टडी करना, डेफर कर दिया, लेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, अ स्टेटमेंट ऑफ दैट फैक्ट, उस चीज़ की स्टेटमेंट के भाई ये क्या क्या वाक़या हुआ है वो सारा लिखकर, एंड ऑफ द रीजंस देयर ऑफ शैल बी एनेक्स टू द सेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। वो भाई आपने जब रजिस्ट्रार को जमा आपने वही 15 और 30 दिन वाले हिसाब से करवाना है, लिस्टेड ने 30 में, अदर ने लिस्टेड ने 15 में, लेकिन आप अब साथ एक स्टेटमेंट दे रहे यार ये फलां सीन हुआ है, इस वजह से अडॉप्ट नहीं किया गया। नॉट एप्लीकेबल टू, किन कंपनीज ने ये जमा ही नहीं करवानी, ठीक है। अच्छा, एक तो अभी हमने ऊपर बात पड़ी है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जमा होगी तो वहाँ से एक कंपनी तो निकल गई ना जिन्होंने ऑडिट करवाना ही नहीं होता, उनको तो नीड ही नहीं है। वो कौन सी कंपनी थी, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है, एक तो उनको निकाल दिया गया। ये अलग से लिखने की क्या जरूरत है, ये नॉट एप्लीकेबल टू, इसका मतलब कोई और कंपनी भी है, अदरवाइज हम ऊपर वाली बात से इम्प्लाइड मतलब ले गए थे ना दूसरे वाला, ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये पढ़ते हैं आप, ये कोई नई बात है। वो कहते हैं द फाइलिंग रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 10 मिलियन। बात अब जरा गौर करें भाई, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी है तो उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज़्यादा है तो आपने ऑडिट तो करवाना है, और अगर आप प्राइवेट कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, उसने ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है करवाना, करवा लें। अब अगली बात आई कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवाने की, तो अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होती ही सिर्फ 1 मिलियन तक है, उसको रिक्वायर सबमिट करवाने की कोई भी वो नहीं है रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऑडिटेड को करवाना, लेकिन ऑडिटेड के अंदर भी वो कहता है कि भाई हर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जमा करवाने की जरूरत है नहीं है। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन तक है, पहले था 1 मिलियन तक ऑडिट ही नहीं करवाना, 10 मिलियन तक है, 2 से मतलब 1 मिलियन से ऊपर और 10 मिलियन से नीचे ऑडिट तो करवाना है लेकिन जमा करवाने की नीड नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट कंपनीज के लिए सिर्फ, अदर देन प्राइवेट के लिए नहीं है, ओके। तो ये भाई आपका थोड़ा इसका सिलसिला था। ठीक है जी, चले आगे आ जाएं। आपका जो है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज,
क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज जो हैं उनके ऊपर भाई एक और रिक्वायरमेंट है क्वार्टरली एफएस बनाने की। अब शायद पहले भी हमने कभी थोड़ा बहुत डिस्कस किया हो, ठीक है जी, तो वो देख लेते हैं हम। क्वार्टर का पता ना, क्वार्टर क्या होता है? साल के अंदर 12 मंथ्स हैं, 12 माह हैं, तो भाई क्वार्टर कितने मंथ्स का होगा? 4 महीनों का। अक्सर ने यही सोचा होगा भाई क्वार्टर का मतलब क्या है? चौथा हिस्सा, 1/4, तो इसका मतलब 3 मंथ्स का क्वार्टर है। अब आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है तो उसके अकॉर्डिंगली आपके क्वार्टर्स बन जाते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम वही वाला अपना फाइनेंशियल ईयर लें, अगर है जी हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई टू 30 जून, अगर भाई हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, मिसाल के तौर पर हम डेट भी कोई लिख लेते हैं 2024 लिख लेते हैं, मतलब ये पिछला 23 वाला होगा फिर इस तरह। तो इसके क्वार्टर्स कैसे बनेंगे? हम अगर लिखेंगे क्वार्टर 1, तो क्वार्टर 1 पहला जो है इसका चौथा हिस्सा वो क्या होगा? 1 जुलाई टू 30 सितंबर। डेट महीना कौन सा? ये जून 24 है, इसका मतलब 1 जुलाई 2023 से बात स्टार्ट हुई है ना, तो 30 सितंबर 2023, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा, अगर सेकंड क्वार्टर की बात की जाए तो वो फिर क्या होगा? इससे अगले डेट से 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2000, सही है ना? यह भी नहीं समझ आ रही? नेक्स्ट हम जाएँ क्वार्टर 3, तो भाई इसके सिलसिले में हमारा क्या होगा? तो इसके बाद डेट क्या आती है? 1 जनवरी टू, ये मंथ वाइज करना है, डेज वाइज नहीं हमने करने होते, मंथ वाइज क्वार्टर बनाने होते हैं। 1 जनवरी टू 31 मार्च 2024 आ गया अब, ठीक है। और लास्ट क्वार्टर हमारा भाई साहब क्या है? 1 अप्रैल 2024 टू 30 जून 2024। ओके सर। अच्छा, आप देखें फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरे साल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो हमने पढ़ लिया ना कि हर कंपनी ने ही बनानी है, हर एक कंपनी ने बनानी है। हाँ, कुछ ने ऑडिट करवाना है, कुछ ने नहीं। ऑडिट किन्होंने करवाना है? जिनका 1 मिलियन, एक तो यदि हर तरह की कंपनी ने करवाना है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज हैं और उनका कैपिटल, पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, उन्होंने नहीं करवाना, उनके लिए लाजमी नहीं है ऐसी। इसके अलावा हर कंपनी ने करवाना है। फिर हमने कहा कि आपने फाइलिंग शाइलिंग किस तरह करनी वो सिलसिला। अच्छा, अब बात आ गई क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है। किसके लिए? लिस्टेड, क्योंकि लिस्टेड ऑब्वियसली उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट ने कहा कि भाई आपने वक्तन फ़वक्तन उनको बताते रहना है कि क्या सिलसिले चल रहे हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, ठीक है। अच्छा, बात आई कि भाई आपने ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है ये कब तक बनानी है, कितनी देर में बनानी है? तो ये सर ऐसे है कि 1st एंड 3rd क्वार्टर, पहला और जो तीसरा क्वार्टर है, ये भाई आपने बनानी होती हैं प्रेपरेशन ऑफ एफएस विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज, विद इन किसके? ये क्वार्टर एंड होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपने भाई बनानी है, ठीक है। अच्छा, ये भी आ गया जी विद इन 30 डेज, ये भी 30 दिन में आपने बनानी है। ये वाली जो है ना, ये आपने बनानी होती है, अब इसका लॉजिक भी समझ लेते हैं। ये आपने बनानी होती है विद इन 60 डेज, 60 दिन के अंदर। और ये वाला जो क्वार्टर है ना, ये क्वार्टर की बनाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि चौथे क्वार्टर पे वैसे साल पूरा एंड हो जाता है। तो जब साल एंड हो जाता है तो कंपनी भाग दौड़ में लगी होती है अपनी फुल वाली बनाने में, वो इधर उसको इस चक्कर में डाल देंगे तो फुल वाली लेट हो जाएगी। फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको पता है कि 120 दिन के अंदर अंदर बनानी है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा यार ये वाले क्वार्टर के रहने, तो इसका मतलब है कि बेसिकली 3 क्वार्टर्स की एफएस बनती है, ठीक है। 1st एंड 3rd की आपने बनानी है विद इन 30 डेज, सेकंड वाले के लिए 60 दिन दिए गए हैं, उसकी लॉजिक समझ लें। अच्छा, ये आपकी बनेगी 3 मंथ्स की, वही क्वार्टर की, ये भी बनेगी 3 मंथ्स की। ये क्वार्टर की तो कोई नहीं बनी, हाँ इस टाइम पे एनुअल वाली बनेगी, ओके। अच्छा, सेकंड क्वार्टर के अंदर अब क्या है? इसमें एक तो बनेगी सर 3 मंथ्स वाली, प्लस उसमें आपने 6 मंथ वाली भी बनानी है, 6 महीने भी होगी ना, 6 मंथ्स की भी बनानी है। इसलिए इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया उन्होंने, 30 दिन और दे दी। बात कर रहे हैं फॉलो है नहीं, कि आपने 3 मंथ्स वाली भी बनानी है, सेकंड में क्वार्टर की बनानी है, और हाफ ईयरली भी बनानी है, ओके। अच्छा,
फिर ये जो 3 मंथ वाली है ना, ये सिर्फ आपने बना के वही मीटिंग, एजीएम तो नहीं हो रही होगी उस टाइम पे, ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो, क्योंकि एजीएम तो साल में एक बार होनी है, ईजीएम के अंदर आप इसको अप्रूव कर लेते हैं, ठीक है। ये भी अच्छा, ये कोई इसका ऑडिट सॉडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है सिवाय इसके 6 मंथ्स वाली। इसका क्या होता है कि आपने इसका रिव्यू करवाना होता है, रिव्यू बाय ऑडिटर। आपका जो ऑडिटर है वो ऑडिट नहीं करेगा, ये थोड़ी बात में समझ लेनी है, बारीक बात है। वो इसका ऑडिट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा। ऑडिट जो होता है ना वो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऑडिट और रिव्यू में फ़र्क क्या है, थोड़ा सा मैं बस समझा देता हूँ, बाकी तो इंशाल्लाह जब कैफेट पढ़ेंगे उसमें तो डिटेल में है। देखिए, ऑडिट का मतलब होता है कि आपने एक अश्योरेंस देनी है, एक क्रेडिबिलिटी देनी है, कॉन्फिडेंस देना है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि हाँ यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसमें ऑडिट रिपोर्ट आप लोगों के सामने है, वैसे देख तो सकते हैं आप, एनुअल रिपोर्ट्स आपने जो निकाली है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्ट होने से पहले ऑडिटर रिपोर्ट होगी, वो भी आप देखें। अगर उसको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ लें, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, वो आपका है ही नहीं सिलेबस का पार्ट, लेकिन एक आपको आइडिया होगा उसको पढ़ के कि ऑडिटर ये कह रहा होता है कि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे रहे। हम ये नहीं कह रहे कि हरफे आखिर है हमारी रिपोर्ट के, अगर हमने कह दिया रिपोर्ट ठीक है तो भाई इसके अंदर कोई मसला निकल ही नहीं सकता, नहीं। बल्कि एक और मजे वाली बात बताऊँ, आप ऑडिट रिपोर्ट देखें, आपको एक बेसिक सा नुकता बता देता हूँ, समझ आ जाएगी। वो कहता है कि ये मेरा ओपिनियन है, हेडिंग भी आप देखेंगे, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या है, राय। तो भाई मेरी और आपकी राय डिफरेंट हो सकती है ना, मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, आप करेंगे नहीं है ठीक, कोई मसला है, ओपिनियन है ना, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ओपिनियन कैन बी डिफरेंट। जजमेंट जो होती है ना, जो फैसला होता है वो ओपिनियन नहीं होता, वो होता है कि भाई मेरा डिसीजन है, मैंने फैसला दिया, ये वाला मेरा फैसला है, मेरे पास फैक्ट्स है, मैं साबित कर सकता हूँ इस चीज़ को। बात आ रही समझ। अच्छा खैर, देखो 3 तरह की आप कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ में, किसी भी इंसान को दे सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर दे सकते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक कोई डाटा दूँ, मैं होंगे यार बताएं कि क्या ये 100% सही है। अगर ये आप कहेंगे 100% कोई भी इसमें गलती नहीं है, या गलती है भी, मतलब है कि मैंने 100% इसको देखा है, 100% देखा है, परफेक्ट देखा है, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस, कि मैं जो बात कर रहा हूँ मैं 100% इसके ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं या कि फला मसला, क्योंकि मैंने 100% चीज़ें देखी हैं। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एरर होते हैं, इंसान गलतियाँ भी कर सकता है, टाइम लिमिटेशन होती है, पैसा लगता है चीज़ के ऊपर, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत सी रीज़न है जिसकी वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस आमतौर पर प्रैक्टिकल नहीं होती। अच्छा, फिर आती है रीजनेबल। रीजनेबल से मुराद है यार 100%, 100% परफेक्टली एब्सोल्युटली तो मैं इसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ रीजनेबल हद तक। रीजनेबल से मुराद आपको पता है कि फुल भी नहीं, एब्सोल्यूट भी नहीं, लेकिन हाई लेवल, ठीक है, मैं मान लेता हूँ उस, वो जो रीजनेबल एश्योरेंस होती है ना, कि काफ़ी हद तक मैं अपनी बात पे कायम हूँ, जो मैंने देखा है इसको मैं मतलब प्रूव कर सकता हूँ किसी हद तक। दिस इज कॉल्ड आपकी रीजनेबल एश्योरेंस, जो कि ऑडिट जो है वो एक टाइप है रीजनेबल एश्योरेंस की, ठीक है। ऑडिट इज अ टाइप ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, फिर एक आती है लिमिटेड एश्योरेंस। लिमिटेड से मुराद क्या है, एब्सोल्यूट का एक लेवल था, समझ लें 100%, रीजनेबल मिसाल दे रहा हूँ लेट्स से 50%, अदरवाइज कोई परसेंटेज नहीं है, कोई भी परसेंटेज डिफाइंड नहीं है। आइजाज जब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, किसी तरह की कोई परसेंटेज डिफाइंड नहीं है कि भाई इतने ही परसेंट होगा तो रीजनेबल, नहीं, आपकी अपनी जजमेंट होती है, वो जब खैर वक्त आएगा तो तब की बात है। वैसे मिसाल के लिए कह रहा हूँ, तो लेट्स से अगर 30%, 20%, 15% इतना होगा, उसको हम कहते हैं लिमिटेड एश्योरेंस। ये रीजनेबल से भी नीचे है, रीजनेबल से भी नीचे है। जरा थोड़ा सेंटेंस में जो बोलने लगा उसको गौर से सुन लेना। एब्सोल्यूट एश्योरेंस से मुराद क्या कि भाई मैं 100% कायम हूँ अपनी बात पे जो मैं करने जा रहा हूँ। रीजनेबल से मुराद क्या कि यार मैं काफ़ी हद तक अपनी बात पे कायम हूँ, 100% कायम नहीं हूँ। लिमिटेड एश्योरेंस से मुराद क्या है कि यार मैंने जितना देखा था ना, मैं उससे हद तक तो कायम हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। मतलब है कि यहाँ पर आप थोड़ा सा और डिफेंसिव हो जाते हो कि यार मैंने बहुत ज़्यादा देखा ही नहीं है, 100% तो छोड़ो, मैं तो ज़्यादा भी नहीं देखा हुआ, मैंने तो रीजनेबल लेवल पे भी नहीं देखा हुआ, इसलिए मैं बस जो बात कर रहा हूँ ना, वो हो सकता है कि आप अगर देखें तो बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट हो जाए। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड एश्योरेंस। और रिव्यू जो है, रिव्यू करना मतलब टर्म निकाल दी ना, ऑडिट करना एक टर्म है, ऑडिट वो रीजनेबल एश्योरेंस की टाइप है, रिव्यू करना मतलब लिमिटेड लेवल पे देखना वो लिमिटेड एश्योरेंस की टाइप है। तो उन्होंने कहा कि 6 मंथ वाली को क्या करवाना है, रिव्यू करवाना है, जबकि एनुअल वाली को ऑडिट करवाना होता है हर कंपनी ने, सिवाय ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनीज हैं और आप उनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है। हाँ जी भाई, आइए समझ कोई बात की है नहीं। ठीक है,
चलें ज़रा इसको क्विकली अभी एंड कर लेते हैं। देखिए ज़रा उसने कहा टाइम पीरियड, एवरी लिस्टेड कंपनी, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनी करना है, शैल प्रिपेयर द क्वार्टरली एफएस विद इन द पीरियड ऑफ, कितने टाइम के अंदर, 30 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ इट्स ईयर ऑफ अकाउंट्स। भाई ये फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में आपने विद इन 30 डेज ऑफ क्वार्टर एंड करना होता है। देन सेकंड क्वार्टर का आपने 60 डेज के अंदर करना होता है, ये हमने कर लिया है सेकंड क्वार्टर का। अच्छा पेपर में ऑब्वियसली वो इतना ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो नहीं देगा, क्योंकि ये तो दे भी सकता है, लेकिन आमतौर पे स्टूडेंट्स को याद होती है नहीं जी, हम आमतौर पे कर ही ये रहे होते हैं, तो वो कोई भी फाइनेंशियल ईयर बना सकता है। वो हो सकता है कि जी आपका अगस्त से लेकर जुलाई तक है, या कुछ भी एनीथिंग एट ऑल, अप्रैल से मार्च है, तो आपने भाई उसके हिसाब से देखना है, ये ना रट्टे मार के चले जाना, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझना है। वो जो भी फाइनेंशियल ईयर देगा तसल्ली के साथ बैठ के आप उधर बना सकते हो, ओके। अच्छा, और ये डेज हैं, ये मंथ्स नहीं है, मतलब ये आपने डेज काउंट करने हैं इसके, पता है ना, डेज मंथ, मंथ नहीं करना है इसका, डेज, ओके जी। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ भाई, वो ये हमने लिख ली है सारी। वो कहता है कि एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को सेकंड क्वार्टर अकाउंट, सेकंड क्वार्टर के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भाई क्या है, द क्यूमुलेटिव फिगर्स फॉर द हाफ ईयर मस्ट बी प्रेजेंटेड, सही है जी। वो कहता है कि आपके जो क्यूमुलेटिव 6 महीने वाली भी आपने प्रेजेंट करनी है, ये तो करनी ही करनी है, साथ आपने 6 मंथ वाली भी करनी है, ओके। दूसरा पॉइंट, इट शैल बी सब्जेक्टेड टू अ लिमिटेड, इट का मतलब है 6 मंथ वाली, इट शैल बी सब्जेक्टेड टू अ लिमिटेड स्कोप रिव्यू बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स वही जो ऑडिटर रखे हुए हैं आपने, वो कहते हैं जो आपके ऑडिटर है ना, वही इसका एक लिमिटेड स्कोप रिव्यू भी करेंगे, लिमिटेड एश्योरेंस भी देंगे, ये भी हमने पढ़ लिया, ओके। थर्ड, लिमिटेड स्कोप रिव्यू शैल बी इन सच मैनर अकॉर्डिंग टू सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी डिटरमिन्ड बाय आई कैप एंड अप्रूव्ड बाय कमीशन। ये सिंपल आपने बस मतलब माइंड में रख लेना कि आई कैप ने जो तरीकाकार अप्रूव किया हुआ है, तो यही तरीकाकार ये जो पढ़ेंगे कैफेट में, ठीक है जी। आई कैप ने डिटरमिन किया हुआ है, कमीशन ने अप्रूव किया, तो इसका मतलब है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह इसको जो है वो इसका रिव्यू करेंगे। बात आ गई है भाई समझ, ठीक है, कि ये सेकंड क्वार्टर के लिए गेम थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा अब नीचे एग्जांपल देख लें, आपको थोड़ा मजीद क्लियर होगा। वो कहता है मिसाल तौर पे एक लिस्टेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर जुलाई है टू जून है, ओके। इट शैल प्रिपेयर है, वो किस तरह 2019-20 के लिए किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, फर्स्ट क्वार्टर उसका एंड कब होगा। अगर मैं आपको कहूँगा फाइनेंशियल ईयर आपका है 30 जून 2020, तो भैया आपका फिर स्टार्ट कब होगा 1 जुलाई 19 से। तो सर ये देख लें, जिस तरह ये एग्जांपल है वैसे ये भी है। उसने कहा कि फर्स्ट क्वार्टर आपका एंड हो रहा होगा 30 सितंबर को, उसको आपने क्या करना है विद इन 30 डेज, मतलब 30 अक्टूबर तक आपने बनानी है, ठीक है, ऐसे ही है। फिर आगे जो सेकंड क्वार्टर है आपका, वो आपका 31 दिसंबर को एंड हो रहा होगा, वो विद इन 60 डेज में आपने क्वार्टर वाली बनानी है और साथ ही हाफ ईयर वाली भी बनानी है, वो आपने वो भी 60 डेज के अंदर बनानी है। अब यहाँ पे देखें 29 फेब उसने निकाला है, तो डे 60 काउंट करके उसने निकाला है। 29 इसलिए हो गया क्योंकि वो लीप ईयर है, अगर ना होता तो फिर आपका नेक्स्ट ईयर वो 1 मार्च है। अच्छा, फिर उससे अगला क्वार्टर ये 31 मार्च का एंड हो रहा, तो ये भी 30 दिन के अंदर 30 अप्रैल को। और जो आपका ईयर एंडिंग है, जो साल वाला है, देखो चौथे के लिए उसने कहा कि क्वार्टर की बनाने की जरूरत नहीं है, साल वाली बनानी है, तो वो भाई कितने टाइम में बनानी होती है 120 दिन के अंदर। यहाँ से आप 120 दिन काउंट कर लिए 28 अक्टूबर बनते हैं। और आइए गल समझ, ये आपका एक कंप्रीहेंसिव एग्जांपल है, इसको गौर से देख लेना। देखो उसने कहा कि अगर आपकी एक लिस्टेड कंपनी है तो भाई उसने एक तो एनुअल बनानी है, तो वो तो आपके 120 दिन के अंदर बन जाएगी, आप उसका लिख दोगे। फिर आपने क्वार्टरली भी बनानी है, क्वार्टरली के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर आपने बनाना होता है विद इन 30 डेज। सेकंड क्वार्टर में आपने विद इन 60 डेज बनाना होता है, लेकिन 2 चीज़ें करनी होती हैं, एक तो आपने 3 मंथ वाले बनाने हैं और एक 6 मंथ्स के क्यूमुलेटिव, मतलब के 6 मंथ जो चल रहा है ये वाला, ये आपने टोटल अभी तक क्या सिलसिला बना है वो बनाना है और जिसको रिव्यू भी करवाना है, ओके। अगर ये आपकी लिस्टेड कंपनी ना होती तो सिंपल आपने एनुअल वाला बनाना था, ओके जी। पोस्टेड ऑन वेबसाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, भाईजान ये वाली जो जब बन जाएंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये आपने अपने वेबसाइट पर भी डाल देनी है और कमीशन को भी भिजवा देनी है, और भाई आप वही सिक्योरिटी एक्सचेंज रजिस्टर वगैरह को भिजवा देनी है। एक्सटेंशन टाइम फॉर फर्स्ट क्वार्टर, अब ये थोड़ी सी लॉजिकल बात होने लगी है, मैं लिंक करवाऊंगा इसको किसी और बात के साथ, ज़रा गौर करना। एक्सटेंशन टाइम फॉर फर्स्ट क्वार्टर कहता है जी कि अगर कंपनी को लगता है कि हम 30 डेज के अंदर नहीं कर सकते तो कमीशन से एक्सटेंशन मांग सकती है। अच्छा, मांगनी सिर्फ कमीशन से एक्सटेंशन, ठीक है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी अपनी फाइलिंग शाइलिंग जो है रजिस्ट्रार वो जो है AGM की और FS की, वो कमीशन से कर रही होती है बात, उसके वाले से सही है एक्सटेंशन वगैरह की। अच्छा, उसने कहा हाउ एवर इफ द कंपनी वॉज अलाउड एक्सटेंशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन मिली थी, हमने भी पीछे क्या पढ़ा था
कि भाई एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने 120 दिन के अंदर करवानी है, लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आप कमीशन को अप्लाई करके 30 डेज तक की मैक्सिमम एक्सटेंशन ले सकते हो, ऐसे बड़ा था। और अगर अदर देन लिस्टेड है तो मैक्सिमम 15 दिन की ले सकते हैं रजिस्ट्रार से। अच्छा, वो कहते हैं कि अगर उसको मिल गई हुई थी वो वाली एक्सटेंशन, बात जरा समझें, एनुअल वाली पिछले साल की, मिसाल तौर पिछला साल कौन सा होगा, अगर ये एग्जाम्पल है, पिछला साल होगा 30 जून 2023 का। अब बात बड़ी गौर से तहम्मुल से ज़रा समझनी, लास्ट ईयर भाई जो हमारा था इस एग्जाम्पल के मुताबिक वो क्या था, 1 जुलाई 2022 टू 30 जून 2023, यही था ना। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें कब तक अप्रूव करवानी थी, कब तक करवानी थी, विद इन 120 डेज, जो कि बनते रहे 28 अक्टूबर, ऐसे ही है ना, 28 अक्टूबर 2023। लेकिन मिसाल के तौर पे हमें मिल चुकी थी एक्सटेंशन, उसकी एक्सटेंशन आपको पता पाकिस्तान में लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, वो मिसाल तौर पर मिल चुकी थी, वो 28 अक्टूबर से आप आगे दिन काउंट करें 31 अक्टूबर और 27, मिसाल तौर पर 30 दिन की मिल गई है हमें कुल। तो भाई इसका मतलब कि हमने 27 नवंबर तक वो क्या था, जमा करवानी थी। गल आ रही है समझ या नहीं आ रही? कौन सी वाली? एनुअल वाली करवानी थी। एनुअल भी कौन सा? 2023 का एनुअल। अच्छा, मसला ये है कि इसके अंदर फिर हमारा अगला क्वार्टर भी तो आ चुका है ना। हमने कहा कंपनी बंद थोड़ी करके रख दी है, कंपनी तो चल रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भाई अभी तो हमने पिछली नहीं जमा करवाई 27 नवंबर तक की, कि हमारा अगला क्वार्टर भी आ गया। पहला क्वार्टर हमारा कब एंड हो रहा है? 30 सितंबर को, जिसके मुताबिक 30 डेज अगर ऐड किया जाए तो क्या बनते हैं? 30 अक्टूबर बनता है। बात आ रही है समझ नहीं आ रही? गौर करें जरा। देखें, अगर हमें ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्सटेंशन ना मिली होती तो हमें जमा करवाना था 28 अक्टूबर तक उसको, ठीक है, ऐसे ही है, एजीएम में मतलब प्रेजेंट करना था। लेकिन हमने एक्सटेंशन ले ली कि सर हमारे पास अभी मैनेज नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ ज़रा एक्सटेंशन दें। तो अब देखें, एक्सटेंशन हमें मिल गई 27 नवंबर तक। तो कानून को भी लॉजिक समझ आया। कानून ने कहा कि यार अगर उधर आपको एक्सटेंशन मिल गया, इसका मतलब है कि आपसे वो नहीं हो पा रहा, तो मैं अगला बर्डन क्यों डाल दूँ आपके ऊपर। एनुअल तो हुआ नहीं, एनुअल में अब आपको पता कंपैरेटिव भी देने होते हैं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको आइडिया है ना कि कंपैरेटिव भी हमें देना, पिछला साल भी देना होता है। और इसी तरह ही आपने पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, IAS 27, ठीक है, इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो पता नहीं, अब मुझे आइडिया नहीं सिलेबस का पार्ट है या नहीं, आगे जाके शायद आ जाए। वो आपको बताता है कि इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह बनते हैं। इंटरनल से बुला के लेस देन या जो भी है, मतलब 3 मंथ वाली, 6 मंथ वाली, 9 मंथ वाली, वो इंटरनल कहलाती हैं। उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसके कंपैरेटिव में क्या आएगा। जैसे आपको फुल ईयर का तो पता है, अगर 2024 की बननी है तो पिछला 2023 आ जाएगा। तो भाईजान इसी तरह अगर आपने ये क्वार्टर शो करना है 2023 वाला, 2024 फाइनेंशियल ईयर का, तो 2023 के फाइनेंशियल ईयर वाला भी जो कंपैरेटिव क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर है, वो भी साथ शो हो रहा होता है कंपैरेटिव में। बात जरा समझें। अब भाई पिछला तो हमारा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट ईयर की, वो अभी तक बनी नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए अगले साल का क्वार्टर भी बनाना मुश्किल है। अभी तो हमने, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये ना कि हमारी पूरे वाली बन जाए। इसलिए कानून ने कहा कि भाई अगर आपको इधर एक्सटेंशन मिली थी 27 नवंबर तक की, तो इधर भी हम आपको एक्सटेंशन फिर दे सकते हैं अगर आप अप्लाई करोगे। हो सकता है कंपनी का कि नहीं भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं 30 अक्टूबर तक दे दूंगा, हाँ उधर वाली मैं 27 नवंबर को दूंगा, तब तक दूंगा, ठीक है, लेकिन इधर वाली ना अभी आप ले लें, ठीक बात आ रही है इसमें, तो फिर वो कर लें। लेकिन कंपनी अगर चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकती है कमीशन को, और कमीशन इसको देखेगा कि भाई अगर उसको एनुअल की मिली थी एक्सटेंशन तो फिर मैं इधर भी दे देता हूँ, अदरवाइज वो कहेगा नहीं भाई कोई एक्सटेंशन नहीं है, 30 डेज के अंदर दो। वो बात आई है समझ? तो ये बेसिकली इसका कनेक्शन है। डिस्पैच टू मेंबर्स ऑन रिक्वेस्ट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो दूसरी थी वो हमने वैसे ही हर मेंबर को भिजवानी होती थी, ठीक है, एनुअल वाली। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जिसको चाहिए वो उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दें। ऑथेंटिकेशन, भाई इसकी ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर जो साइन वगैरह हैं वो भी बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह के आपके वो दूसरे थे। उसमें क्या था, लिस्टेड कंपनी है ना ये, तो हम लिस्टेड वाली बात करते हैं। CEO, डायरेक्टर एंड CFO करता है, इस पर भी वही करेगा। इसकी कोई मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई एज सच अप्रूव करने की नीड नहीं है, बस आपने बनानी है, जिम्मेदारी इसकी ऑब्वियसली CFO की इनको बनाने की, तो वो आपने कर देना इसके ऊपर साइन शाइन करके। ओके, बात आ गई समझ? चलें, इस पर काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वैसे आपको आइडिया होगा कि ये लेक्चर्स जो है वो थोड़ा डिस्टर्बेंस ही हो गई थी, पता नहीं क्यों लेक्चर में, तो टेक्निकल कोई हो गया उसका मसला, अदरवाइज़ वो सही था रिकॉर्डेड। तो खैर ये दोबारा वो हो रहे हैं, तो इसके फिर कर लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन तो वो प्लीज़ आपने पूछ लेना है। इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।